जय हिंद। आइए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस क्लास में लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पढ़ा, ठीक है, और किस प्रकार से इस ओम्बड्समैन की इंस्टीट्यूशन का एक प्रकार से कह सकते हैं हिंदी में, जिसे हम लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं, यह जो संस्था का ओरिजिन, ठीक है, स्वीडन में सबसे पहले यह प्रारंभ होता है। तो वही हम इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्वीडन ओम्बड्समैन के बारे में जानेंगे कि आखिर वहाँ की लोकपाल और लोकायुक्त की जब प्रारंभ होना कह सकते हैं, इस संस्था का जब एक प्रकार से जब स्थापना किया गया पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, स्वीडन पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, तो उसके बाद वहाँ के लोकपाल और लोकायुक्त की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। तो जितने भी देखो शिकायत का निवारण और जो सिटीजन के ग्रीवेंसेस होते हैं उसके रिड्रेसल करने के बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं। जैसे एक तो होता है कि सिटीजन जो है, जनता जो है, आम नागरिक जो है खुद जाकर शिकायत करे। दूसरा, जैसे कोर्ट वगैरह में देखते हो ना कि सुओ मोटो लिया जाता है, स्वतः संज्ञान लिए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीड्यूर्स हैं और मुख्यतः इनकी एक कह सकते हैं ना कि इनकी एक इतना वाइडर एरिया में इनका कह सकते हैं इनकी एसेसिबिलिटी है कि यह इनफैक्ट जो जजेस वगैरह होते हैं वह भी इसके दायरे में आते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर इनकम्पेटेंसी, इनएफिशिएंसी या करप्शन में इंडल्ज या इन्वॉल्व रहता है, इवन द हायर अथॉरिटीज, वह भी जो है इनके जांच के दायरे में और उनकी जो है रिपोर्टिंग या डायरेक्ट पार्लियामेंट को, मीडिया को करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, लेकिन कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि स्वीडन ओम्बड्समैन में बताया गया है और उस स्वीडन या जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जैसे स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, न्यूजीलैंड वगैरह हो गए, ठीक है, वो सब देशों में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अधिक बल दिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिक्यूटिव। देखो, इन्हें जो है स्वतंत्र रखा गया है कोई भी एक्सिक्यूटिव एक्शन से। अगर इनके ऊपर ही कोई अगर एक्सिक्यूटिव एक्शन ले ले, अगर या फिर यह इंडिपेंडेंट ना रहे, ठीक है, अगर यह स्वतंत्र रूप से कार्य ना करे, जैसे देखो भारत में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, जैसे जुडिशरी हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, मतलब इलेक्शन पूरा का पूरा कमीशन हो गया, ठीक है। फिर आप देखोगे सीबीआई हो गए, या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गए, यूपीएससी हो गए, आरबीआई हो गए। तो सबको जो है स्वतंत्रता दिया गया है ताकि वो अपने ड्यूटीज को फ्री एंड फेयर डिस्चार्ज कर सके, इम्पार्शियलिटी एंड विथ जो है ट्रांसपेरेंसी। तो इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिक्यूटिव, एक प्रकार से किसी भी तरह से कोई भी एक्सिक्यूटिव विंग इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता है, क्योंकि यह लोकपाल और लोकायुक्त के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह उन तमाम चीजों से परे रखा गया है। अगर ऐसा होने लगे तो जैसे सरकार होती है, तो एक तो पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव होते हैं जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं, परमानेंट एक्सिक्यूटिव होते हैं, अगर वो लोग इनके ऊपर एक्शन ले लेंगे तो फिर ये सही रूप से फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंटली अपने ड्यूटीज को, अपने फंक्शंस को, जिनको जिस कार्य के लिए इन्हें बनाया गया है, क्योंकि भाई एक्सिक्यूटिव के ही शिकायत तो लेकर जनता वहां जाएगा। जनता किसकी शिकायत करता है? जो एक्सिक्यूटिव होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं की तो शिकायत वो करता है। और अगर वो एक्सिक्यूटिव की शिकायत करे और एक्सिक्यूटिव फिर लोकपाल लोकायुक्त को ही मतलब उसको कह सकते हैं कि उस पर एक्शन ले ले, तो लोकपाल और लोकायुक्त जो है किस प्रकार से इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी थी इस बात को, और स्वीडन कह सकते हैं कि लोकपाल में यह व्यवस्था भी की गई थी कि उसमें एक्सिक्यूटिव से इन्हें परे रखा गया, कोई भी एक्सिक्यूटिव इन पे एक्शन नहीं लेगा। जो भी एक्शन लिया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाएगा, बिकॉज ये इनकी जो स्थापना, इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो पार्लियामेंट के द्वारा की गई है। दूसरा है इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट। सबसे बड़ी चीज है, कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर वह इम्पार्शियली काम नहीं करती है, ठीक है, चाहे लोकपाल की संस्था हो या कोई भी इलेक्शन कमीशन हो, चुनाव आयोग हो, यूपीएससी हो, या जितने भी स्टेट के इंस्टीट्यूशन है, इनफैक्ट जुडिशरी भी, अगर वो इंडिपेंडेंटली अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करती हो, इम्पार्शियली अगर पूरी ट्रांसपेरेंसी के जरिए जो है अपने फंक्शंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करती हो, तो एक प्रकार से वह उस काम में
और अपने वह काम में जो कह सकते हैं ना कि जनता के साथ उस काम को लेकर वह न्याय नहीं कर पाएंगे। तो वही है इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई भी कंप्लेन हो। अब जैसा ऐसा नहीं कि कोई किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका काम नहीं किया, हो सकता है कि आपके पास वह पर्याप्त डॉक्यूमेंट ना हो सकता है कि वह एडमिनिस्ट्रेटर सही बोल रहा हो। जैसे कई बार जो होता है, हम जो है हमारे पास वो, या फिर हम उसकी, जैसे कोई अगर यूपीएससी है या कोई और एसएससी है, हम पात्रता नहीं रखते, लेकिन अगर हम वहाँ कहें भाई हमारी नौकरी लगा दो, तो आपको लगाएगा? नहीं लगाएगा। आर्मी वगैरह में जाओगे, अगर हाइट कम रहेगा तो आपको छाट देगा। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप वह जो रेशनल ग्राउंड पे आपको हटा रहा है, जो नियम है, कानून है, उस विधि के अनुसार आपको वहां से हटा रहा है। जो कॉम्पिटिटिव होंगे, कह सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट होंगे, ठीक है, या फिर जो हाइट या फिजिकल टेस्ट या फिर जो दौड़ जो निकालेंगे, वो एलिजिबल होंगे उसमें जाने के लिए, रिक्रूट होने के लिए, स्टेट के लिए। तो यही सारी चीजें हैं कि आप जिस पे भी एलिगेशन लगाएंगे वो ऑथेंटिक होना चाहिए। फॉल्स एलिगेशन किसी को बदनाम करने के लिए, या किसी व्यक्ति ने या कोई सिविल सर्वेंट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे लिए काम नहीं किया, इसके लिए हम उस पर शिकायत करेंगे, तो इन परिस्थितियों में भी कह सकते हैं, कहा जा रहा है कि वो जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त, वह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब रेशनल होना चाहिए, पूरी की पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। स्टार्ट क्लियर। आगे है सुओ मोटो पावर टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। जैसे न्यायालय और न्याय व्यवस्था को यह अधिकार है कि वह स्वतः संज्ञान के जरिए, कई बार जो है वह मीडिया या फिर चैनल या बहुत सारी ऐसी कभी कभी कंट्रोवर्सीज हो जाते हैं। कई बार तो होता है कि पीआईएल पे पीआईएल लोग दायर कर देते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। लेकिन कई बार जो होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, कोई ऐसे बहुत ही कह सकते हैं कि पब्लिक से रिलेटेड कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जो है घटते रहते हैं, उस परिस्थिति में जो है वह स्वतः संज्ञान लेकर उसके अगेंस्ट में जो उस कार्य को कर रहा था, या तो उस पर प्रतिबंध लगाता है, बैन लगाता है, उसे रोकने का प्रयास करता है, जो भी मतलब विधि के अनुसार नियम है, लॉ के अनुसार कानून है, ठीक है। तो उस जो सुओ मोटो की जो पावर है, वह स्वीडिश ओम्बड्समैन में भी एक इसका फीचर है कि यह जो लोकपाल और लोकायुक्त की जो व्यवस्था की गई थी, उसे स्वतः संज्ञान लेने की पावर से अधिकार है। आगे है अनइंटरप्टेड एक्सेस टू ऑल द फाइल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ साथ जो प्रशासनिक सेवा है, प्रशासनिक कार्य जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ बहुत सारी फाइलें होती हैं जिसमें बहुत सारी बातें लिखी होती है, दबी होती हैं। उस फाइल का अनइंटरप्टेड एक्सेसिबल, कहने के लिए बिना किसी रोक ठोक के उस फाइल को वह एसेस कर सकते हैं। एसेस मतलब वहाँ तक उनकी पहुँच होगी, उसका मूल्यांकन कर सकेंगे, उसको देख सकेंगे कि भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। एक प्रकार की ऑडिटिंग और मॉनिटरिंग कह सकते हो, अनइंटरप्टेड, बिना किसी रोक ठोक के। अगर जैसे किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगाता है, आप बोलोगे नहीं कि हमने कोई गलत कार्य नहीं किया, हम जो नियम कानून है उस अकॉर्डिंग हमने सबकी रिक्रूटमेंट की है, भर्ती की है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, जैसे राशन बांटा है, तो भाई आप अपने फाइल को दिखाओ, आप अपने कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो आपकी लेखा जोखा है उसको दिखाओ, तभी तो हम जान पाएंगे कि आपने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। तो बहुत बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि फाइलों में कुछ और लिखा रहता है, वास्तविकता कुछ और होती है, कभी कभी वास्तविकता कुछ और होती है और फाइलों में कुछ और लिखा रहता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि अनइंटरप्टेड एक्सेस टू ऑल द फाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो प्रशासनिक कार्य है उनसे संबंधित जितने भी फाइल हैं उसे बिना किसी रोक ठोक के जो है लोकपाल और लोकायुक्त के पास उनकी पहुंच होगी। पांचवा पॉइंट है राइट टू रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट एज अपोज टू एक्सिक्यूटिव एंड इंस्टीट्यूशन। पहले हम एक लाइन को देख लेते हैं कि राइट टू रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है ताकि आप देखें। देखो, एक तो सरकारें होती है, जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, तो सरकार एक प्रकार से वो एक्सिक्यूटिव होती है। सरकार जो होती है वो एक्सिक्यूटिव होती है। पार्लियामेंट जो होता है वह लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट मतलब सब हो गए, अपोजिशन वाले भी और रूलिंग पार्टी भी, पूरे के पूरे संसद। और जो गवर्नमेंट में होते हैं वो एक एक्सिक्यूटिव मेंबर होते हैं जो संसद के द्वारा बनाए गए नियमों का इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब वो एक प्रकार का
एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, एक्सिक्यूटिव विंग हो गए। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो लोकपाल और लोकायुक्त होंगे वह पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे, सरकार को रिपोर्ट नहीं करना ना, पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार पर निगरानी रखी जाती है और निगरानी रखने का प्रयास किया जाता है कि सरकार के द्वारा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने भी एक्सिक्यूटिव मेंबर हैं, वो कहीं लोगों के ऊपर ज्यादती या फिर कोई करप्शन, कोई घूसखोरी, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा। तो इसलिए ये डायरेक्टली कह सकते हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट के थ्रू हुआ था और यह जो है पार्लियामेंट को ही जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि रिपोर्ट करते हैं। आगे है द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बड्समैन इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर। और जो यह लोकपाल और लोकायुक्त की जो संस्था है, ठीक है, डॉक्ट्राइन, यह जो संस्था है ना, इसका एक सिद्धांत है। डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत, और वह सिद्धांत है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर। और जो लोकपाल और लोकायुक्त की जो संस्था है वह किन सिद्धांतों पे काम करती है? उसका सिद्धांत है कि वह डायरेक्ट संसद के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है। ठीक है, आगे है वाइड पब्लिसिटी गिवन टू इट्स वर्किंग इन प्रेस एंड अदर मीडिया। और साथ साथ मीडिया को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलती है। हाँ, कुछ प्रोपेगेंडा और एजेंडा भी फैलाते हैं विदेशी फंडिंग के द्वारा, वो एक चीज हो सकता है। हर एक कह सकते हैं ना कि देयर बेर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, हर देयर बेर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं लाभ है तो कुछ हानियां भी है, तो वो ठीक, वो अलग बात है, लेकिन हम उसे अभी हम साइड में रखते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें लोकपाल और लोकायुक्त की, तो इन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि यह अपने कार्यों को जो है पूरे के पूरे मीडिया में एकदम स्पष्ट रूप से रखें, ताकि किसी को भी कोई शंका ना हो, शंका हो तो उसका तुरंत समाधान हो। आज भी देखो सरकार वगैरह भी जो कार्य करती है तो उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग होती है। ठीक है, जैसे कोई कैबिनेट ने कोई बिल की, कोई भी पॉलिसी की, कोई भी स्कीम की सहमति प्रदान करती है, तो उसके बाद तुरंत देखो उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग करते हैं कैबिनेट के मेंबर वगैरह। तो ठीक उसी प्रकार जो लोकपाल और लोकायुक्त की जो इंस्टीट्यूशन है, उसे पूरी छूट है कि वह अपनी बातों को, जो उस जिस भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो या जो भी रिपोर्ट में आया हो, उसे वह मीडिया के सामने रख सकती है एज इट इज। ठीक है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आगे है डायरेक्ट, सिंपल एंड इनफॉर्मल, चीप, स्पीडी मेथड्स ऑफ हैंडलिंग केसेस। देखो इस पॉइंट पे गौर करो कि भारत के न्याय व्यवस्था में ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 4 करोड़ केसेस पर पेंडिंग। डिस्ट्रिक्ट सेशन, हाई कोर्ट वगैरह और सुप्रीम कोर्ट मिला के 4 करोड़ से केस अधिक पेंडिंग है, और ट्राइब्यूनल्स वगैरह सब ले देखे। तो एक बहुत ही फेमस कोट है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, मतलब न्याय का देरी से मिलना न्याय ना मिलने के बराबर है। ठीक है, तो डायरेक्ट कहने का मतलब है एकदम डायरेक्टली, ठीक है, सीधे तौर पे, सिंपल, साधारण, इनफॉर्मल, अप्रत्यक्ष रूप से, चीप मतलब सस्ता, और स्पीडी मतलब जल्दी जल्दी, मेथड्स ऑफ हैंडलिंग केसेस। और जो लोकपाल और लोकायुक्त के द्वारा केसेस हैंडल किए जाएंगे वह बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से होगा, एकदम स्पष्ट होगा, सिंपल होगा, साधारण होगा, अप्रत्यक्ष रूप से भी सस्ता और जल्दी जल्दी होगा। अदरवाइज यह भी इंस्टीट्यूशन, यह भी संस्थाएं न्यायपालिका की तरह ही, चलो हाँ 20 साल के बाद जजमेंट आ जाएगा, तब तक बंदा 20 साल जेल में बंद है और तब तक अंत में पता चला कि वो व्यक्ति निर्दोष है। खैर वो एक अपने मतलब कह सकते हैं कि फिर भी न्याय व्यवस्था हो या लोकायुक्त, मतलब लोकपाल और लोकायुक्त हो, इतनी पॉपुलेटेड जनसंख्या है, ठीक है, पूरे के पूरे मैकेनिज्म को सेटअप करने में और उसे एज इट इज, जैसा कि कोई भी नियम कानून या किताबली में, नियमावली में जो लिखा रहता है, वो तो खैर एज इट इज पालन नहीं हो सकते 100%, लेकिन हर एक गवर्नमेंट या फिर हर एक इंस्टीट्यूशन प्रयास करते रहती है कि हम अपना
जो है पूरी की पूरी इफिशियंट वे में कार्य करें। लेकिन जनता की शिकायत के लिए और निपटारा के लिए स्पेशल जो है लोकपाल और लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है, और मुख्यतः यह करप्शन और भ्रष्टाचार जैसे केसों से निपटने के लिए। तो हमने यहाँ स्वीडन या स्वीडिश के ओम्बड्समैन या वहाँ के लोकायुक्त और लोकपाल की जो संस्था सर्वप्रथम जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आई थी, ठीक है, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड वगैरह, और बहुत सारे कॉमनवेल्थ जैसे आगे चलकर ब्रिटेन में आया है। तो एक प्रकार से वहाँ क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। इज दैट क्लियर? अब हम जो है भारत में इसकी क्या व्यवस्था की गई है, भारत में कब प्रयास किए गए हैं, या कौन कौन ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इन लोकपाल और लोकायुक्त या फिर आम लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के लिए उसकी व्यवस्था की गई है, या ऐसा कोई मैकेनिज्म है, इनके बारे में हम पढ़े। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।